Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel, Gyandeep, a Center of Professional Studies. Today we are going to study exchange rate exposure, understanding and managing exchange rate risk. तो आज हम एक्सचेंज रेट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, किस तरह से उसको मेज़र किया जाता है और कितने उसके टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं. एक्सचेंज रेट एक्सपोजर रेफर्स टू द रिस्क दैट ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन विल बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स. This exposure is critical for business involved in international trade, as fluctuation in currency values can impact revenue, costs and profit. तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि while it is possible to be exposed and not to be at risk, it is not possible to face foreign exchange risk without being exposed. ये मैरिज डेरिवेटिव थे उनका एक था डेफिनेशन. उन्होंने कहा था कि एक्सपोज होना और रिस्क में न होना पॉसिबल है, लेकिन एक्सपोज हुए बिना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फेस करना पॉसिबल नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉरेन ट्रांजैक्शन में, फॉरेन बिजनेस में जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो इनएविटेबल है. तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो इसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स कि फॉरेन रेट एक्सपोजर से मीनिंग ऐसे रिस्क है जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को इम्पैक्ट करती है, और ये इम्पैक्ट किस चीज़ से होती है? एक्सचेंज रेट से इम्पैक्ट होती है. इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व बिजनेसेस के लिए ये एक्सपोजर क्रिटिकल है, क्योंकि करेंसी वैल्यू में फ्लक्चुएशन कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, मेजर 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ये क्या कहता है? द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस बिटवीन द इनिशिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. यानी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ और उसके सेटलमेंट होने की ड्यूरिंग दैट पीरियड जो एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से जो रिस्क होता है वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहलाता है. Second one is translation exposure. The impact of currency fluctuation on a company's consolidated financial statement. यानी कि कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर करेंसी फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट होता है, वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहलाता है. थर्ड वन इज इकोनॉमिक एक्सपोजर. द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन ए कंपनीज मार्केट वैल्यू एंड फ्यूचर कैश फ्लो. यानी कंपनी के मार्केट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो पर एक्सचेंज रेट में चेंज का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो इकोनॉमिक एक्सपोजर कहलाता है. अब फ्रेंड थोड़ा सा डिटेल में इन तीनों को देखते हैं. पहला है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अराइजेज फ्रॉम द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज आफ्टर ए कंपनी हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इनटू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. यानी कि जो ऐसा एक्सपोजर जिसमें कि वो उस टाइम अराइज होता है जबकि कंपनी किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में एंटर हो चुकी है, उसके एंटर होने के बाद में एक्सचेंज रेट चेंज हो जाती है, उससे जो रिस्क होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. अब इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक यूएस कंपनी यूरोपियन सप्लायर से गुड्स बाय करती है और पेमेंट यूरो में करती है. अब अगर यूरो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो जाता है पेमेंट से पहले, तो डॉलर की कॉस्ट नेचुरल से बढ़ जाएगी. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है. ए यूएस कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम ए यूरोपियन सप्लायर एंड पेज इन यूरोस. इफ द यूरो स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर बिफोर पेमेंट इज मेड, द कॉस्ट इन डॉलर इंक्रीजेज. An exporter sells products to a foreign consumer with payment to be received in a foreign currency. If the foreign currency weakens, the exporter receive less revenue. दूसरा एग्जांपल में कहता है कि एक एक्सपोर्टर है, फॉरेन कस्टमर से कोई प्रोडक्ट सेल करता है जिसका पेमेंट वो फॉरेन करेंसी में रिसीव करेगा. अब अगर फॉरेन करेंसी कमज़ोर होती है, वीकन होती है, तो एक्सपोर्टर को डेफिनेटली कम रेवेन्यू मिलेगा. ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये तो हमने बेसिक चीज़ जानी इसकी
कि एंटर होने के बाद में उसमें चेंज होता है तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है एक्सपोर्टर को, जो बायर है उसको, सेलर है उसको किस तरह से करता है। अब इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, ऑप्शन से और मनी मार्केट हेजिंग है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, लॉक इन एक्सचेंज रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर ट्रांजेक्शन की जो एक्सचेंज रेट है उसको हम अभी से लॉक कर लेते हैं ताकि उसमें बाद में जो भी कम ज़्यादा हो तो उसका हमको इफेक्ट ना हो। फिर ऑप्शन क्या होता है, प्रोवाइड द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज करेंसी एट ए सेट रेट। इसमें हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिससे कि हमको एक राइट मिल जाता है कि हम उसको एक करेंसी को एक सेट रेट पे एक्सचेंज करें या न करें। मनी मार्केट हेजिंग में क्या होता है, इसमें यूज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट टू हेज करेंसी एक्सपोजर। तो डोमेस्टिक और फॉरेन इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हैं करेंसी एक्सपोजर को हेज करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का जो मैनेजमेंट है वो दो अप्रोच पर बेस होता है। एक तो होता है करेंसी डेरिवेटिव का यूज़ और दूसरा इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स। अब जो फ्रेंड्स हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का जो रहता है वो किस तरह से रहता है, इसमें क्या होता है कि कॉरपोरेशन के पास फॉरेन करेंसी में पेबल और रिसीवेबल हो सकती है। फ्यूचर को इस टाइप से यूज़ किया जाता है कि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लॉस हो तो फ्यूचर पॉजिटिव कैश फ्लो से कंपनसेट हो जाए। यानी इफ फर्म की अंडरलाइन असेट में शॉर्ट रह जाए तो फ्यूचर में लॉन्ग जाना चाहिए, और अगर फर्म के अंडरलाइन असेट में लॉन्ग है तो उसे फ्यूचर में शॉर्ट पर जाना चाहिए, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहिए। एक इंपोर्टर फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेकर रिस्क को हेज कर सकता है। यानी इंपोर्टर को अगर उसको हेज करना है तो लॉन्ग पोजीशन लेना है, और एक्सपोर्टर को अगर उसको हेज करना है तो शॉर्ट पोजीशन लेना है। सेकंड अगर हम इसमें देखें तो हेजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समान ही होती है। फ्यूचर हेजिंग में जो तीन मेन कंपोनेंट जो ध्यान रखने होते हैं वो होता है अंडरलाइंग करेंसी, एक्सपायरी डेट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करता है तो ये बात की जो दो प्रॉब्लम है, एक्सपायरी डेट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अराइज ही नहीं होगी। कैसे, देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करेंसी की चॉइस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। करेंसी फॉरवर्ड तब यूज़ किया जाता है जब रिक्वायर्ड करेंसी में फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं हो। ऐसे में हाईली को रिलेटेड करेंसी यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल इंडियन फर्म है, उसके पास जापानीज़ येन में पेबल है लेकिन इसमें फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो पौंड या डॉलर जो दोनों में ज़्यादा को रिलेटेड होगा इंडियन करेंसी से उसको यूज़ किया जाएगा। थर्ड है हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर विथ ऑप्शन। अब ऑप्शन वाले के अंदर क्या रहता है, ऑप्शन का यूज़ कंटीजेंट एक्सपोजर को हेज करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में बीडिंग यानी बोली लगाना जो कहते हैं, ऑप्शन में जो लगाते हैं उस तरह से। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में बीडिंग जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो बीड की सक्सेस पर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल है, ठीक है, और एक्सटेंसिव रिस्क के साथ है, रिसीवेबल भी है और एक्सटेंसिव रिस्क के साथ है, और फॉरेन इक्विटी पोर्टफोलियो हाई लेवल रिस्क के साथ है। यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला तो क्या है, फॉरेन करेंसी में आपके पास रिसीवेबल है और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी एक्सटेंसिव रिस्क है, और फॉरेन इक्विटी पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपके पास हाई लेवल रिस्क के साथ है, हाई लेवल रिस्क पे है। तो इन दैट केस फॉरेन करेंसी पेबल को हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन का यूज़ होगा, और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को हेज करने के लिए पुट ऑप्शन का यूज़ होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन करेंसी में पेबल को हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन का यूज़ होगा, और फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल को हेज करने के लिए पुट ऑप्शन का यूज़ होगा। फोर्थ वन आप देखोगे तो कहता है कि हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर विथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को हेज करने के लिए एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी बोरो करने की ज़रूरत होती है।
फिर स्पॉट मार्केट का यूज़ करते हुए होम करेंसी को फ्यूचर करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉरेन करेंसी को बैंक में डिपॉजिट करके एट द एंड इम्पोर्टर उस डिपॉजिट का पेमेंट सेटलमेंट में कर सकता है। फाइनली होम करेंसी से लोन पेड किया जा सकता है। तो ये होता है मनी मार्केट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये हेजिंग का ऑप्शन। अब इसमें फिफ्थ भी होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है इंटरनल, बहुत सारी इंटरनल हेजिंग स्ट्रेटजी भी होती है। जैसे कि फर्स्ट आ जाएगा आपका इन्वॉइसिंग। इन्वॉइसिंग में क्या होता है कि कंपनी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क को पूरी तरह से दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर सकती है। ऐसा वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को डोमेस्टिक करेंसी में इन्वॉइसिंग से कर सकती है। यानी कि फॉरेन करेंसी में कुछ भी एक्सचेंज रिस्क ऊपर नीचे रहा, लेकिन वो आपको जो है होम करेंसी में आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो उसकी है उसमें इन्वॉइसिंग करेगी और वो सारा बियर आपको करना पड़ेगा एक्सचेंज रिस्क। सेकंड रहता है रिस्क शेयरिंग, ये इंटरनल हेजिंग का अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों कंपनी एग्रीमेंट में क्लॉज लगा देती है, उसके थ्रू फ्लक्चुएशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करती है। थर्ड है इसी का इंटरनल हेजिंग स्ट्रेटजी का पार्ट नेटिंग एंड ऑफसेटिंग। इसमें क्या होता है, अगर किसी फर्म के पास अलग अलग करेंसी रिसीवेबल और पेबल है तो ये पेबल को रिसीवेबल से मैच कर सकती है और ईच करेंसी में अपने एक्सपोजर को टाइम बेस पर नेट आउट कर सकती है। आपने देखा होगा असेट लायबिलिटी मिसमैच में लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है उसको लॉन्ग टर्म यूजेज से किस तरह मैच किया जाता है, तो उसी तरह से करते हैं कि मेरा 100 रुपये का अगर पेबल है तो मैं उसको 100 रुपये के रिसीवेबल से मैच करके उसको नेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये इंटरनल हेजिंग स्ट्रेटजी होती है। इसके अंदर फोर्थ है लीडिंग एंड लेगिंग। लीडिंग और लेगिंग में क्या रहता है कि लीडिंग एडवांस में पेमेंट करना होता है और लेगिंग बाद में करना होता है। कई बार ये ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट किया जाता है। इसके अंदर बिजनेसेस इस टेक्निक का यूज़ जो एंटिसिपेट करने में करते हैं कि करेंसी किस तरह से मूव करेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं अगर पेमेंट लेट करके थोड़ा बहुत अगर मुझे पेनल्टी देनी पड़े दे के, लेकिन मैं एक्सचेंज के बड़े रिस्क से बच सकता हूँ, तो उस केस के अंदर मैं लैगिंग का यूज़ करूँगा, पेमेंट लेट करूँगा ताकि मेरा एक्सचेंज रेट रिस्क से बच जाऊँ। इसी सीक्वेंस में फ्रेंड्स नेक्स्ट है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर देखिए लिखा है कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एक्सपोजर इम्पैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज व्हेन कंसोलिडेटिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहता है ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर, अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहा जाता है इसको। ये एमएनसी को उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड करते टाइम इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है A US parent company with subsidiary in Europe will need to translate the subsidiary's euro-denominated financial statement into dollars for reporting purpose. If euro weakens, the consolidated financial statement will reflect lower revenue and profit. मतलब क्या कर रहा है कि एक US कंपनी है जिसकी यूरोप में एक सब्सिडरी है, उसे क्या है सब्सिडरी के यूरो डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग पर्पज के लिए डॉलर में ट्रांसलेट करना है। अब उसमें क्या होता है कि अगर यूरो वीक होता है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चूँकि वीक हो गया तो उसका जो स्टेटमेंट है उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट लोअर साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसकी मेजरिंग मेथड क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो 3 तरीके यहाँ बताए हुए हैं। पहला है बैलेंस शीट हेजिंग, मैचिंग असेट एंड लाइबिलिटीज इन द सेम करेंसी। सिंपल सी बात है, असेट और लाइबिलिटी को सेम करेंसी में मैच करना। डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन इन मिटिगेट एक्सपोजर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन का यूज़ करना, इस डेरिवेटिव्स का यूज़ करना इसको एक्सपोजर को मीट करने के लिए। और थर्ड वन है नेचुरल हेजिंग। इसमें क्या होता है कि मैचिंग फॉरेन करेंसी रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस इन द सेम करेंसी। मतलब जिस करेंसी में मुझे आ रहा है रेवेन्यू, उसी करेंसी के अंदर में उतनी का ही पेमेंट एक्सपेंडिचर में सेम करेंसी को यूज़ करूँ। तो इसको भी फ्रेंड्स थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है।
अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड जो होती है मेजरिंग, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में असेट और लायबिलिटी को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेथड में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मॉनेटरी आइटम कैश, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एटसेट्रा होते हैं, इन्हें एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट किया जाता है। नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे इन्वेंट्री, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, इन्हें हिस्टोरिकल रेट के बेस पर ट्रांसलेट किया जाता है। यानी मॉनेटरी जो आइटम है उनको तो आप एक्सचेंज रेट के रेट से ट्रांसलेट कर दो, और जो नॉन मॉनेटरी उनको हिस्टोरिकल रेट से ट्रांसलेट कर दो। सेकंड इसमें रहता है कि टेम्पोरल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो लास्ट मेथड था उसी की तरह इन्वेंट्री को तो हिस्टोरिकल रेट पर ही ट्रांसलेट करते हैं, हालांकि बैलेंस शीट को मार्केट वैल्यू पर शो करने के लिए करंट रेट पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री को आप हिस्टोरिकल पर कर देते हो, बाकी जो बैलेंस शीट को है आप मार्केट रेट पर ट्रांसलेट कर देते हो। थर्ड है इसमें करंट और नॉन करंट मेथड। इस मेथड में जो सारी अपनी करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी को करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट कर देते हैं, और अदर एसेट और लायबिलिटी को हम हिस्टोरिकल एसेट रेट के बेस पर ट्रांसलेट कर देते हैं। थर्ड है फोर्थ है करंट रेट मेथड। इसमें इक्विटी को छोड़कर बाकी सारे आइटम को करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट कर देते हैं, और कैपिटल को, लेकिन कैपिटल जो होती है इसको जब ये इशू की जाती है उस प्रिवेलिंग रेट पर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जब ये इशू हुई थी उस समय जो प्रिवेलिंग रेट थी उसमें उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसको, हेजिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर विथ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एमएनसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसलेशन एक्सपोजर को हेज करने के लिए फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक यूएस कंपनी जिसकी इंडिया में सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी की फ्यूचर अर्निंग को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब कि यूएस कंपनी इसकी इंडिया में सब्सिडरी है, तो वो उसकी जो फ्यूचर अर्निंग को हेज कैसे करेगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करके कर सकती है। हाउएवर, हेजिंग ट्रांसलेशन एक्सपोजर के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? पहला है अनसर्टेन फ्यूचर अर्निंग। फ्यूचर अर्निंग हमारी अनसर्टेन रहती है और हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर अर्निंग कितनी रहेगी। ठीक है। सेकंड है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन सम करेंसी। बहुत सी करेंसीज ऐसी होती है जिसमें कि हमें फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि हालांकि इसमें क्या रहता है कि को रिलेटेड करेंसी के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब मैं जापानी येन के एग्जांपल में देखा था कि जापानी येन के अंदर अगर हमको फ्यूचर का लेना है तो अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी को रिलेटेड नियरेस्ट को रिलेटेड जो करेंसी है उसके थ्रू उसको हम फ्यूचर में हेज करेंगे। तीसरा जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो रहता है टैक्स डिस्क्रिपेंसीज रहती है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर के कारण हुए लॉसेस को टैक्स कैलकुलेट में डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखो, जबकि एजिंग ट्रांसलेशन के यूज से फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें गेन होता है वो हमारा टैक्सेबल होता है। तो ये टैक्सिंग का जो इशू है इस कारण, इस रीजन से भी ये हमारे लिए कई बार इसके बेनिफिशियल नहीं रहती है। तो ये तो था फ्रेंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर। अब नेक्स्ट वन में हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये क्या होता है और इसकी क्या प्रोसीजर होता है। हाँ फ्रेंड, तो इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है? इकोनॉमिक एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन ए कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लो एंड मार्केट वैल्यू। यानी इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो और मार्केट वैल्यू पर लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट चेंज के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी एक्सचेंज रेट में जो इफेक्ट रहता है, एक्सचेंज रेट में जो लॉन्ग चेंज होता है उसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑपरेशंस पर और कैश फ्लो पर, वो हमें इकोनॉमिक एक्सपोजर से पता चलता है। आप एक एग्जांपल देखते हैं, एक इसमें लिखा है ए यूएस मैन्युफैक्चरर विथ सिग्निफिकेंट सेल्स इन यूरोप may see reduced demand for its products if the euro weakens against the dollar, making US goods more expensive. Second, a company sourcing raw material from a foreign country will be
affected if the foreign currency strengthens, increasing the cost of imports. यानी एक यूएस मैन्युफैक्चरर है जिसकी यूरोप में सिग्निफिकेंट सेल्स है, अपने प्रोडक्ट के डिमांड में रिडक्शन देख सकता है. कब देख सकता है? इफ़ डॉलर के मुकाबले यूरो कमज़ोर होता है, क्योंकि इससे यूएस गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल देखो तो एक कंपनी जो फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल सोर्स कर रही है वो अफेक्ट हो जाएगी. कब अफेक्ट हो जाएगी? अगर फॉरेन करेंसी मजबूत होती है, क्योंकि ये इंपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ा देगा. इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखिए इकोनॉमिक एक्सपोजर में दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो फ्यूचर कैश फ्लो में वेरिएशन से रिलेटेड है. ये किसी भी करेंसी फॉरेन डोमेस्टिक या फॉरेन में डिनोमिनेटेड होता है. यानी कि आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर का जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, और ऑपरेटिंग एक्सपोजर है वो डोमेस्टिक या फॉरेन दोनों में से किसी में भी डिनोमिनेटेड हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा देखिए फ्रेंड इकोनॉमिक एक्सपोजर ये इलस्ट्रेट करता है कि एमएनसी को ये पता होना चाहिए कि करेंसी फ्लक्चुएशन से उसके कैश फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. इफेक्ट का आकलन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं. इन ऑर्डर टू असेस द इम्पैक्ट वेरियस अप्रोचेज आर अडॉप्टेड. तो अब देखिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में क्या है. पहला है डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग इन मल्टीपल मार्केट्स टू स्प्रेड द रिस्क. इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल मार्केट्स में कभी जापान से, कभी चाइना से, कभी यूएसए से, अलग अलग मार्केट से हम ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि हमारा जो रिस्क का जो वेटेड एवरेज है वो बैलेंस रहे. सेकंड है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज. इसमें कहता है एडजस्टिंग प्राइजेस टू रिफ्लेक्ट एक्सचेंज रेट चेंजेस. उसमें प्राइसिंग को इस तरह से डिसाइड करते हैं कि उसमें एक्सचेंज रिस्क को ऐड कर लेते हैं उससे प्राइसिंग के अंदर, उसके बाद में प्राइस डिसाइड करते हैं ताकि वो एक्सचेंज रेट उसमें एब्जॉर्ब हो जाए. थर्ड वन है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, शिफ्टिंग प्रोडक्शन और सोर्सिंग टू डिफरेंट लोकेशन बेस्ड ऑन करेंसी मूवमेंट. इसमें ये पहले वाले के पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन में. इसमें क्या रहता है कि जब ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रहता है कि हमारे अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हमारे फैक्ट्रीज और हमारे आउटलेट होते हैं. तो जहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ से हम अपनी ऑपरेशन को शिफ्ट करके कम रिस्क में करते हैं, या फिर जहाँ से हमें ज़्यादा एक्सचेंज रेट से ज़्यादा गेन होने लगता है, गेन होने के चांसेस होते हैं, तो हम हमारे ऑपरेशन को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं. तो इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे. आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते और इसको इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो अब इसके थोड़े मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. इसमें क्या रहता है, अल्टरनेट एक्सचेंज रेट सिनेरियो रहता है. इसमें क्या रहता है, इसमें एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें एमएनसी के कैश फ्लो और के प्राइमरी सोर्स को दिखाया जाता है. उसके बाद एमएनसी के प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को दिखाया जाता है. फिर पॉसिबल अल्टरनेटिव एक्सचेंज रेट सिनेरियो को कंसीडर करते हुए इसके एस्टिमेटेड कैश फ्लो पर सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई किया जाता है. इफ एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिनेरियो पर ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो ये इंडिकेट करता है कि एमएनसी का कैश फ्लो नेक्स्ट पीरियड के लिए एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की और सेंसिटिव नहीं है. अपोजिट सिचुएशन में ये इंडिकेट करता है कि करेंसी की कंपनी की जो करेंसी की कंपनी हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर फेस कर रही है. सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर क्या रहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता है. एमएनसी स्प्रेडशीट के अलावा कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकती है. ये हिस्टोरिकल कैश फ्लो और एक्सचेंज रेट फिगर का यूज़ करते हुए रिग्रेशन एनालिसिस को यूटिलाइज कर सकती है. कैश फ्लो पर एक्सचेंज रेट चेंज का इम्पैक्ट रिग्रेशन के यूज से एस्टिमेट किया जा सकता है. अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम देखेंगे मैं इसका जो ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस है, एक्सपोजर है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। पहला है, फर्स्ट है नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट मूवमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी की क्लासिकल थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है कि एक्सचेंज रेट में चेंज इन्फ्लेशन रेट में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज से काउंटर बैलेंस रहता है। इस प्रकार नॉमिनल एक्सचेंज रेट में चेंज डिफरेंट कंट्री की इन्फ्लेशन रेट के बराबर रहता है। चूँकि ऑपरेटिंग एक्सपोजर मौजूद नहीं है, इसलिए हेजिंग की भी ज़रूरत नहीं है। रियल एक्सचेंज रेट वास्तव में वाइटल है। सेकंड है रिस्क हेजिंग और शेयर होल्डर वैल्यू। हेजिंग स्ट्रेटजी शेयर होल्डर की वैल्यू में कुछ भी वर्थ ऐड नहीं करती है। अगर शेयर होल्डर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करता है तो ऑब्वियसली ये हेजिंग शेयर होल्डर के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी। अगर आपका ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका, तो आपको हेजिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को हेज कर लिया है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपोजर, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के कारण डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपोजर ईच करेंसी में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में गैप से डिसाइड होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता, क्योंकि वो क्या होता है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि करेंसी में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में गैप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। मार्केट डिमांड इम्पैक्ट, जब कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट नहीं हो तब प्राइस में चेंज को किस हद तक क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है को डिसाइड करता है। थर्ड है द कम्पिटिटिव इम्पैक्ट। द कम्पिटिटिव इम्पैक्ट का क्या मीनिंग है? फर्म के प्रॉफिट के रेफरेंस में करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण फर्म की कम्पिटिटिव पोजीशन में चेंज से है। अब नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इसमें क्या डाइवर्सिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको इकोनॉमिक एक्सपोजर को हेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन है ऑपरेशन में कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंसिंग में कर सकते हैं, चेंजिंग ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ में चेंज करके भी हम अपने ऑपरेशंस को या ऑपरेटिंग एक्सपोजर को मैनेज कर सकते हैं। यूजिंग लीड्स एंड लैग्स इन पेमेंट, ये हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया कि यदि कंपनी के पास पेबल है तो स्ट्रॉन्ग करेंसी, और कंपनी के पास पेबल है और अगर वो स्ट्रॉन्ग करेंसी में है और उसके डेप्रेस होने के चांसेस है, तो इस मामले में पेबल जो होगा वो लीड पे होगा और रिसीवेबल होगा तो वो लैग पे होगा। और कैसे कर सकते हैं? शेयरिंग करेंसी रिस्क विद कस्टमर। इसमें क्या रहता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में शेयरिंग पॉसिबल है। ट्रेडिंग एग्रीमेंट में हम ये मेंशन करवा सकते हैं कि हम इसको रिस्क को हेज करना चाहते हैं।